हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर और नमस्कार आप सभी को। हम लोग बीपीएससी एग्जामिनेशंस की बात कर रहे हैं। 71st बीपीएससी एग्जामिनेशंस का जो डेट है वो निकल चुका है। वो मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दिया है, ठीक है। तो जैसे ही कोई नया अपडेट आता है वो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, एक बस बटन ही तो दबाना है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। इस एग्जामिनेशन को जो पहली बार दे रहे हैं उनको एक पूरा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव गाइड की तरह ये वीडियो मैं दे रही हूँ, ताकि इस वीडियो से आपको सब कुछ पता चल जाए। पूरा एग्जामिनेशन के बारे में कैसे तैयारी कर सकते हैं, आसान कौन सी तरीका होगा, किताबें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ डिस्कस करूंगी मैं आपको इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। बीपीएससी एग्जाम का मतलब है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। ये जो एग्जामिनेशन है, हर एक स्टेट में सर्विस से रिलेटेड एग्जामिनेशन होता है, राइट। और ये भी उनमें से एक है। और अच्छी बात ये है कि यदि आप यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप बीपीएस के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा बहुत जो अलग चीज होगी वो आपको अभी डिस्कस करके मैं बताऊंगी कि कहाँ आपको ज्यादा हार्डवर्क और करना होगा। But if you are preparing for your UPSC examinations, then this is the best time. You can also give this examination as well. और ये एग्जामिनेशन में जो आपको बहुत तरह का जो जॉब्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट हो या गवर्नमेंटल पोजीशंस हो, कौन कौन से डिविजन्स में होती है। जैसे एसडीएम आप बन सकते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। आप डीएसपी बन सकते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। आप रेवेन्यू ऑफिसर्स बन सकते हैं, या फिर आप बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी बन सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत पोस्ट है, बट ये पोस्ट तो आप जानते हैं, मिल गई तो बस बहुत बढ़िया। तब तो एक काम मेरा भी कीजिएगा। ठीक है, चलो। जो कपाट अभी हम तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई ये एग्जामिनेशन इतना इंपॉर्टेंट है और इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट अगर इसको मिल रही है तो इसकी तैयारी कैसे की जाए, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो पहले ये सोच रहे होंगे बताइए इसकी तैयारी कैसे की जाए। तो चलो बताती हूँ इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं आसान शब्दों में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेबस को बहुत अच्छे से समझना है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगर आप स्ट्रक्चर अच्छे से समझते हैं, सिलेबस को अच्छे से समझते हैं, देन ओनली आप उसके फाउंडेशन को समझ पाएंगे कि हम ये एग्जाम कैसे प्रिपेयर करेंगे। अगर आपको पूरा सिलेबस समझ में आ रहा है, होता क्या है, अब आप कहेंगे मैम सिलेबस हमने डाउनलोड कर लिया तो हम समझ जाएंगे बस। बट ट्रस्ट मी गाइस, इट्स नॉट वेरी इजी, ठीक है। सिलेबस कई बार हम लोग डाउनलोड भी कर लेते हैं प्रॉपर वे में। ये मैं उनके लिए कह रही जो फर्स्ट टाइम तैयार कर रहे हैं। तो इसका सिलेबस भी मैं बहुत डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग इस एग्जाम को पूरी शिद्दत से देंगे, ठीक है। तो पूरा हम लोग कहते हैं ना कि रूट से जाएंगे और पूरा टॉप तक पहुंचेंगे, तो वही ये सारी क्लासेस रहने वाली है। स्ट्रैटेजी में आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तीन इसके सेक्शंस है, तीन पार्ट है इसके। पहले आप प्री करेंगे तो फोकस करेंगे जनरल स्टडीज पे, जो आपके जीएस के पेपर्स होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, आपको इसमें आंसर नहीं लिखने हैं, आपको मतलब एमसीक्यू करना है, ठीक है। एमसीक्यू टिक करना है। एक्यूरेसी, स्पीड यहाँ पर मैटर करेगी। कितनी नॉलेज है आपको, कितने सही टिक कर पाएंगे आप, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। मेंस की बात करूं तो जीएस का पेपर 1, पेपर 2 और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये तीन आपके पोर्शन है, सेम एज इट इज यूपीएससी। पेपर 1 में बिहार से रिलेटेड हिस्ट्री, ज्योग्राफी और वहां के सोशियो इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट्स हैं वो सारे कवर करते हैं। कैसे कवर करेंगे वो भी मैं आपको क्लासेस में बताऊंगी, चिंता नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद क्लासेस भी चलेंगी। ये तो अब सिर्फ हम स्ट्रैटेजी, हम पहले मतलब कहीं जाना होता है, तुम बैठ के प्लानिंग करते हैं ना कि कैसे जाना है क्या करना है, तो ये भी हम प्लानिंग ही कर रहे हैं और ये प्लानिंग ही तो इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू मेक योर प्लान 100% परफेक्ट, तभी तो आपकी जो जर्नी है वो अच्छी रहती है, पूरा रिलैक्सिंग रहती है। ऐसे थोड़ा ना आज सोचा है कुंभ मेले में जा रहे हैं और कल निकल पड़े और बस फिर वो जो वीडियोस आती रहती हैं, मैं 15 किलोमीटर चल रहा था, है ना। तो विदाउट प्लानिंग कोई भी चीज हो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। यहाँ पर देखिए इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना है। अच्छा, जीएस पेपर 2 की बात कर लेते हैं। जीएस पेपर में मैंने हिस्ट्री पूरी पढ़नी है, जहाँ ज्योग्राफी भी है, सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी है, बट मुझे ध्यान रखना है कि मुझे बिहार का पढ़ना है। अब बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, ये भी टॉपिक अगर मुझे पढ़ने हैं तो मेरा जो फोकस एरिया है वो बिहार होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बिहार स्टेट का एग्जामिनेशन है, तो मेरा फोकस किधर है, बिहार की तरफ होगा। अब यहाँ बात करते हैं इंटरव्यू की। तो जब अगर आपने प्री क्वालिफाई किया तो मेंस भी क्वालिफाई हो गया, होगा ही होगा, तैयारी अगर 100% होगी
होगा ही होगा। तो उसके बाद आप तैयार करेंगे अपने आप को इंटरव्यू के लिए, जहां पर आप अपने जो भी आपसे उस समय पूछा जाएगा। अभी एक मूवी आई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। उस मूवी में इंटरव्यू बहुत अच्छा दिखाया गया है। मुझे मूवी का नाम बताइएगा कि मैं कौन सा मूवी की बात कर रही हूँ। प्लान कैसे बनाना है, मैं पर डे 10 घंटे पढ़ूंगा, देख लेना तुम। ऐसा हो नहीं पाता और फिर हमारा प्लान गड़बड़ा जाता है। तो रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाएंगे, बिल्कुल जो हो सकता है वही करेंगे। सो क्रिएट अ रोबस्ट एंड रियलिस्टिक स्टडी प्लान। क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आप जानते हैं कि आपको कहाँ फोकस करना है, ठीक है। मैम मेरे तो आसपास बहुत लोग हैं, कहाँ फोकस करें? अरे भाई, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, पेपर पेपर में बात कर रहे हैं। पेपर में आपको कहाँ फोकस करना है? तो स्ट्रेस फ्री रहिए और अपना कंसिस्टेंसी देखिए कि मेरे को रेगुलर कितना टाइम मैं निकाल पा रहा हूँ अपनी स्टडी के लिए, और वो भी विदाउट एनी लाइक ब्रेकअप। बीच बीच में ऐसा नहीं कि चलो चाय पीने चले, चलो ऐसा करने चले, वैसा करने, वो सब नहीं। पढ़ने बैठे हैं तो पढ़ने बैठे हैं, इस टाइम पीरियड में हम कुछ नहीं सुनेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे, वो वाला है। तो स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी रहेगी कि फाउंडेशन फेज जो होगा आपका, उसमें आपको अपनी एनसीईआरटी बुक्स और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, मैं बुक्स की लिस्ट के नाम बताऊंगी आपको, वो क्लियर करना। आपका फाउंडेशन यानी आपका बेसिक जो है वो नॉलेज एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये मैं प्रिपरेशन फेज के बारे में बता रही हूँ। नाउ इनहेंसमेंट फेज, यहाँ पर क्या होगा, जो टॉपिक एडवांस टॉपिक है, ठीक है, जहां पर एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं जो विषय, ठीक है। हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं, अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मान लीजिए अगर मैं दिल्ली सल्तनत पढ़ रही हूँ, दिल्ली सल्तनत में अगर मैंने पढ़ा एडमिनिस्ट्रेशन अंडर तुगलक डिनेस्टी, तो मुझे तुरंत उसी से क्रॉस कनेक्शन करते हुए अलाउद्दीन खिलजी भी पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि एमबीटी और अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी पहले और तुगलक बाद में आए हैं, तो इन दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस ये थोड़ा देखना पड़ेगा। फिर अगर मैं एमबीटी पढ़ रही हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ रही हूँ, तो मुझे फिरोज शाह तुगलक भी पढ़ना होगा। तो इस तरह से जो इंटरलिंक सब्जेक्ट्स होंगे उसमें मुझे थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज गेन करना होगा। फिर आएगा मेरा रिवीजन का बारी, कि जब मैंने फाउंडेशन अपना क्लियर कर दिया, मैंने बेसिक अपना नॉलेज सारा क्लियर कर दिया, मैं सारे टॉपिक पढ़ चुकी हूँ, सारा आ गया नॉलेज मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगी, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगा सकती हूँ लगाऊंगी। तब क्या होगा कि मॉक टेस्ट करने के बाद अब क्लियर होगा कि भाई ये जो चीजें हैं, क्या क्या रिवीजन फेस है मेरा, क्या क्या मेरे क्वेश्चन आंसर है, इस फेज में मैंने क्या क्या कंप्लीट किया है, मुझे मॉक टेस्ट में पता चलेगा कि मैं बेसिक जो क्लियर समझ रही थी कि ये वाली डिनेस्टी तो मैंने पूरी 100% कर ली है, वो वाकई में की थी कि नहीं। सो डेडिकेट योर डेली स्लॉट्स। रिवीजन कितना, करंट अफेयर्स करने करने हैं, और ऑप्शनल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन, ये सारी चीजें करनी है। अब करंट अफेयर्स की जहां तक बात है, वैसे तो करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन्स वगैरह होती हैं, बट मैंने सोचा है कि आपको करंट अफेयर्स की लिस्ट पर डे एक देना स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। उससे क्या होगा, आप लोगों की हेल्प होगी। प्रो टिप, नाउ दिस इज द टाइम फॉर प्रो टिप। यूज टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक, दैट इज पोमोड्रो। व्हाट इज पोमोड्रो? नया है भाई। आपको अपना टाइम ब्लॉक कर देना है, इस टाइम पीरियड में मैं पढ़ रहा हूँ, इस टाइम पे मैं कोई पार्टी नहीं मनाऊंगा, जाओ अपने अपने घर जाओ, मुझे कोई बर्थडे पार्टी नहीं मनानी। समझ में आ रही बात है? सो जस्ट यूज दीज टैक्टिक्स, और उसके बाद बस एक बार ट्रेन स्टार्ट हो गई है ना, उसके बाद तो हम स्पीड पकड़ ही लेंगे। लेट्स सी दी कोर सब्जेक्ट्स ऑफ दिस एग्जामिनेशंस। अगर हिस्ट्री की बात की जाए, हिस्ट्री में आपको एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री तीनों करनी है, लेकिन स्पेशली आपका जो ध्यान है वो बिहार हिस्ट्री पे रहना चाहिए, ठीक है। ज्योग्राफी की बात की जाए तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी जो है पूरा पढ़ना है, और इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट्स भी आपके होने चाहिए क्लियर। और यहाँ पर भी आपका जो स्पेसिफिक ध्यान है वो बिहार से रिलेट करते हुए ज्योग्राफी पे होना चाहिए। पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी इज अ थॉरली स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी के लिए सेम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें बिहार की तरफ ज्यादा कोई फोकस करना। पॉलिटी इज सेम फॉर एवरीथिंग, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क्स कौन से हैं, गवर्नेंस का क्या क्या इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है पॉलिटी से रिलेट। और इकोनॉमी की बात की जाए तो बिहार इकोनॉमी इनिशिएटिव देखने हैं हमने, ये फोकस करते हुए कि जो इकोनॉमी डेवलपमेंट हो रही है, बजट है या उससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट है, तो बिहार को फोकस करके हमें तय करना होगा। अब बात करते हैं साइंस की, ठीक है। साइंस है या करंट अफेयर्स है, ये मुद्दे भी आपके करंट अफेयर्स तो देखो भाई, इस एग्जामिनेशन के लिए ना ये कह सकते हैं कि चाबी है। चाबी मतलब ये हो गया कि करंट अफेयर्स तो आपके होने चाहिए, जो फ्री के नंबर्स होते हैं आपको पूरा ध्यान देना है।
न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए और हमारे वीडियोस भी देखिए। हम लोग भी वीडियोस अपलोड करते जा रहे हैं जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें मिल रही है, ठीक है। साइंस में आप कवर करेंगे जो बेसिक साइंस टॉपिक्स होते हैं आपके, जो टेक्नोलॉजी और रिसर्च से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। साइंस का ये मतलब नहीं है हम चले वापस क्लास 10 में फिजिक्स करने, केमिस्ट्री करने, मैम नहीं होगा, नहीं नहीं भाई ऐसे घबराओ मत। साइंस के वो टॉपिक जो आपके टेक्नोलॉजी और रिसर्च से रिलेट करते हुए, ठीक है। समझ में आ गया आपको क्या पढ़ना है। अब आपका फेवरेट क्वेश्चन, मैम कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है, मेरे पास ये बुक है तो क्या ये बुक चलेगी। हाई क्वालिटी स्टडी रिसोर्सेज क्या है। एनसीईआरटी बुक्स ऑलवेज डिमांडिंग बुक्स है, आपको ये पढ़नी होती है। और स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ क्लास 6 से क्लास 12 तक की बुक ज्यादा आपको ध्यान देनी होती है, ठीक है। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बहुत अच्छा है, मॉडर्न हिस्ट्री, या फिर बिपिन चंद्रा भी पढ़ सकते हैं। बिपिन चंद्रा भी बहुत बढ़िया बुक है, इवन मेरी फेवरेट बुक है। मैं भी अपनी हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा को जरूर पढ़ चुकी हूँ, ठीक है। पॉलिटी की बात करें तो लक्ष्मीकांत फर्स्ट एंड बेस्ट, ओके। और ज्योग्राफी आप माजिद हुसैन साहब का और या फिर एनसीईआरटी का, ये बेस्ट है, इनको पढ़ सकते हैं। इकोनॉमी अगेन रमेश सिंह और इकोनॉमी सर्वे। रमेश सिंह जी की जो बुक है वो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बुक है। और द इकोनॉमिक सर्वे, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट बुक फॉर द इकोनॉमी। करंट अफेयर से अगर मैं बात करूं तो हिंदू और जो न्यूज़पेपर है इंडियन एक्सप्रेस, दिस इज गुड। इसमें ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स जो है वो कवर होते हैं। इसके अलावा एक मंथली मैगजीन्स भी आती हैं जो आपके करंट अफेयर्स में काफी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और आजकल तो बेस्ट पार्ट है ना, न्यूज़पेपर का आपको ई कॉपीज मिल जाती है, ठीक है। आप कहीं पर भी जाएं तो ई कॉपी आपको मिल जाएगी, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। वो भी आप ले सकते हैं। कैसे लेंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो एडवांस जितना रह सकते हो, जितना अपडेटेड रह सकते हो, उतने ही चांसेस आगे बढ़ने के मिलते हैं, ठीक है। मेक प्रैक्टिस योर सुपर पावर। प्रैक्टिस आपको हारने दे ही नहीं सकती। यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके जो प्रिपरेशन है वो हमेशा परफेक्ट रहेगी, क्योंकि आप रियल टाइम रोज कर रहे हो ना। आप अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो रोज उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। आपके जितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट हो सकते हैं वो आपको एक्यूरेसी की तरफ ले जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। और पीवाईक्यू जितने प्रीवियस ईयर पेपर्स आप सॉल्व करते हैं, लेकिन आप ऐसे सॉल्व नहीं करना कि मैंने एक पेपर निकाला, और ये मूर्खता मैंने भी की थी अपने टाइम पर। टाइम मैनेजमेंट नहीं है ना बॉस, तो आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। मैं बहुत पहले, ये मैं तब की बात बता रही हूँ जब मैंने स्टार्ट किया था एग्जाम का प्रिपरेशन करना, ठीक है। और उस समय क्या हुआ कि पेपर मैंने कहा हाँ आज तो मैं ये वाला पेपर सॉल्व करूंगी, तो मैंने क्वेश्चन पेपर निकाला कि आज ये पेपर सॉल्व हो जाएंगे। ये तो अभी बहुत एडवांस है, आपको सब पेपर्स मिल जाते हैं, बट उस समय पेपर निकालना बड़ा मुश्किल होता था, क्वेश्चन पेपर किसी से लेना होता था। पेपर में से 5 क्वेश्चंस किए, उठ के चली गई, थोड़ा अपना काम वाम खत्म करके आए, फिर चलो 5 और क्वेश्चन किए, फिर उठ के चले। इससे मजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आपका जो फोकस होता है, आपका जो ब्रेन होता है, वो आपको वो चीजें याद रखने में ज्यादा मदद करता है जब आपका ध्यान केंद्रित है। जब आप किसी एक ही तरफ सोच रहे हैं, उसके लिए आपका परफेक्शन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो आप पीवाईक्यू आइडेंटिकली एकदम वैसे ही कीजिए जैसे आप पेपर में बैठते हैं, कि मैंने पेपर में बैठा हूं, मुझे पेपर मिला है, मुझे 1 घंटा 2 घंटा जो भी मेरा टाइम है उसमें मुझे करना ही है, ठीक है। दिस इज द ओनली वे टू परफॉर्म फॉर योर पीवाईक्यू, ओके। सो ये जब सब हो जाएगा तो आप एनालाइज कर पाओगे आपकी परफॉर्मेंस को, और जो आपका वीक एरियाज है उसमें ध्यान दे पाओगे, और अपनी स्ट्रैटेजीज को भी रिफाइन कर पाओगे। मास्टर द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। प्रीलिम्स की तैयारी हो जाती है, प्री निकल भी आता है, मेंस हमारे नहीं निकलते साहब। ये क्वेश्चन जो है ना, ये कोई नया नहीं है, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी के साथ ना हुआ हो। ये बड़े से बड़े टॉपर्स के साथ हुआ हुआ है, और ये भी हमने देखा हुआ है, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हमें मिले हुए हैं। तो जब आप मेन एग्जाम्स लिखते हैं तो उसमें इफेक्टिव राइटिंग होना बहुत जरूरी है। आप बशर्ते सारी चीजें जानते हैं, बट अगर आपको आंसर लिखने का तरीका नहीं मालूम है तो आप वो चीज अचीव नहीं कर पाएंगे भाई, मार्क्स नहीं ले पाएंगे उतने जितने आपको मार्क्स चाहिए इसको क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आप अपने आंसर्स को एक परफेक्शन के लिए अलग अलग उसको पार्ट्स में बांटेंगे, कि ये मेरा इंट्रोडक्शन है, ये मेरा बॉडी पार्ट हो गया, और ये है कंक्लूजन। ये दिमाग में उठाना है और इसको ये प्रैक्टिस के साथ ही होगा।
आपको पहले जो आपका इंट्रोडक्शन है वो ऐसा होना चाहिए कि आप आंसर क्या लिखने वाले हो, आप क्या लिखने वाले हो वो सब इंट्रो में थोड़ा सा दे दो कि मैं ये बताने वाला हूँ, इसके बारे में कुछ कुछ बात मैं करूंगा, क्या बात करूंगा आप मेंस में देखो। इस तरह से मतलब लगना चाहिए कि इंट्रोडक्शन में कुछ लिख दिया है तो हमें आगे बढ़ना ही होगा, ठीक है। अब जब मैंने सब लिख लिया है तो मुझे अपना उसमें नॉलेज, क्या मेरा परसेप्शन है, क्या मैं समझा, तो मुझे वो कंक्लूड करना होगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जो क्वेश्चंस आपके बिल्कुल रियलिस्टिक सिचुएशन पर हो सकते हैं या कुछ ऐसा हो सकता है जहां पर आपकी वो व्यूज देखना चाहते हैं, तो कुछ कुछ चीजों में न्यूट्रल रहना है। और अगर कोई आंसर लिखना पड़ रहा है, कंक्लूड करना पड़ रहा है, तो जस्ट गो ऑन पॉजिटिव साइड, बैलेंस करना, नेगेटिव की तरफ मत चले जाना, ठीक है। भावुक होकर आंसर मत लिख लेना, क्लियर। और प्रो टिप यही है कि टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन कीजिए, बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं जो अलग अलग लेवल की है, मैं जल्दी आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगी, तो उसको जरूर ध्यान दीजिएगा। स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर्स, एज आई टोल्ड यू अबाउट दिस कि करंट अफेयर्स आपको कैसे तैयार करनी है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्री और मेंस दोनों में आते हैं डायरेक्टली फ्रॉम करंट अफेयर्स एरिया, तो आपका मेंटेन करो, जो आपके नोट्स हैं डेली न्यूज के वो थोड़ा सा लिख लिया, या फिर आप अपना अगर आपके पास डेस्कटॉप है उस पर आपने टाइप कर दिया कि आज का ये मेन न्यूज था, ये डेट के साथ था, ठीक है। और दूसरा फोकस करना है आपका बिहार स्पेसिफिक डेवलपमेंट की तरफ। आप करंट अफेयर्स बहुत सारी न्यूज आती हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर किसी स्टेट का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आपको वहां से रिलेटेड न्यूज पे ज्यादा फोकस करना है। यूज योर एप्स और मंथली कॉम्पिलेशंस फॉर क्विक रिवीजन, यानी कि कुछ एप्स हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, कुछ एप्स हैं जो पर्टिकुलर इन टॉपिक से रिलेटेड है, आप उनको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब आपने इतने सारे मिनट की ये सारी बातें सुन ली हैं तो ये टॉपिक पे मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत कुछ बोलना है। टाइम मैनेजमेंट एंड स्मार्ट प्रायोरिटी गड़बड़ प्रायोरिटीलाइजेशन गड़बड़ हो गया, बहुत सारा बोलने के बाद हम लोग थोड़ा सा जुबान लड़खड़ा जाती है। तो आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपने किस टॉपिक पे ज्यादा समझना है, ठीक है, तो वहां आपको थोड़ा ध्यान देना है। ये शब्द मुझसे बोला ही नहीं जाता, पता नहीं कहाँ गड़बड़ हो जाती है। कोई शॉर्टकट की हो तो बताना, मैं प्रायोरिटाइजेशन को अच्छे से बोल पाऊं। बोल लिया। स्ट्रैटेजी, allocate more time to high weightage topic in prelims, prioritize accuracy in mains, prioritize impactful content। देखा, कंप्यूटर भी आपको परफेक्ट बना सकता है यदि आपने सोच लिया कि भाई बनना है, ठीक है। अभी कुछ मिनट पहले मैंने बोला था कि इसको अच्छे से बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्टिक टू अ टाइम टेबल बट अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर अनफोर्सीन चैलेंजेस। देखो, आप अपने टाइमिंग, मैंने आपको बोला ना, पेपर आपने सामने लेकर बैठे हो तो जितनी देर का पेपर उसमें मेंशन है आप उतनी देर तक स्टिक करो कि हाँ मुझे ये पेपर ऐसे ही बैठ के देना है। बाई चांस थोड़ा सा हो ही जाता है, कोई ऐसे चैलेंजेस आ गए, उठना पड़ा, ठीक है, बट फिर भी यू हैव टू बी स्टिक ऑन योर पेपर कि नहीं, दिस इज द ओनली टाइम आई हैव टू गिव माई टोटल टाइम फॉर दिस एग्जामिनेशन, ये तो करना ही होगा। और ये उन बच्चों के लिए जो ये बोलते हैं ना, मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे टेंशन हो गया है, मेरे को जीने की इच्छा नहीं है, मतलब ये सब जो बोलते हैं जिनकी थोड़ी सी भी थ्योरी ऐसी है, प्लीज आप लोग कोई पेपर की तैयारी मत करो, ठीक है। आप किसी पेपर की तैयारी मत करो, क्योंकि जब तक आपके अंदर थोड़ी सी सहन शक्ति नहीं आती आप किसी भी चीज के लिए स्ट्रगल कर ही नहीं सकते। सिंपल बात है, आप आराम से कोई भी 12th पास किया, ग्रेजुएट किया, कोई आप प्रोफेशनल डिग्री कुछ करो और अपना लग जाओ काम पे। लेकिन अगर आपने सोचा है कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है, मुझे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, देन स्टे मेंटली एंड फिजिकली फिट। मेंटली स्पेसिफिकली इतना स्ट्रांग, इतना पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। स्ट्रैटेजी मैं बता ही इसलिए रही हूँ कि आप अपनी तैयारी कैसे करोगे, वही स्ट्रैटेजी है, ठीक है। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपका माइंड बहुत पॉजिटिव है तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली फिट है, यदि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली फिट है तो आप उस पर जितना भी प्रेशर डालोगे वो आपको रिस्पॉन्स अच्छा ही करेगी, क्योंकि आपका मेंटल एकदम हेल्थी चल रहा है। ओके, सो व्हाट इज द स्ट्रैटेजी, डू लिटिल योगा और मेडिटेशन जरूर करो, इससे आपका स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस होता है। मैं ये नहीं कहती कि चिंता नहीं होती, मैं आज आपके सामने बहुत हंसी मुस्कुराहट सब कर रही हूँ, बट ये बहुत मुश्किल रहा है, ये स्ट्रगल बहुत मुश्किल रहा है। और कभी अगर ऐसा मौका मिला तो आपके साथ शेयर जरूर करूंगी, मे भी हो सकता है आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए, क्योंकि मैंने
बहुत देखा है, स्ट्रगल किया है, तो आज मैं यहाँ पर। और मुझे बहुत मतलब प्राउड फील हो रहा है कि स्ट्रगल जो भी करता है लाइफ में, उसको मंजिल मिलती मिलती है, थोड़ी देर से मिलती है, सभी को मिलती है। अगर आप ये सोच कर बैठ जाओ कि मुझे हार्ड वर्क करना ही करना है, तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क से सिर्फ काम नहीं चलता, स्मार्ट वर्क से काम चलता है। और ये स्ट्रैटेजी आपको स्मार्ट वर्क देने के लिए ही बनाई जा रही है। सो आपकी डाइट थोड़ा सा हेल्दी वेल्दी रखिए, स्मोकिंग वगैरह छोड़ दीजिए, कोई काम की नहीं है, ठीक है। सो अच्छे से सोइए। मुझे ये वाला सिस्टम थोड़ा सा पहले लगता था कि अगर हम रात भर पढ़े तो हमारे लिए अच्छा है, रात में बहुत शांति होती है। बट अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कहीं सेपरेट रूम लेके रह रहे हैं या अपने ही घर पे आपको एक रूम मिला हुआ है, तो जस्ट गिव योर बेस्ट टाइम कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ कर पढ़ाई करें, आप रात को टाइम से सोएं, तो ये थोड़ा बेस्ट रहेगा। क्योंकि ये सच मानिए यही सही तरीका है। ये मैंने देख कर मतलब करके देख लिया, रात भर जाके पढ़ के भी देख लिया और सुबह अर्ली मॉर्निंग अपनी पढ़ाई करके भी देख लिया, तो मुझे सुबह वाला ज्यादा बेटर लगा। ठीक है, बाकी आप लोगों की अपनी इच्छा, मेरी तरफ से सिर्फ सजेशन था। सो टेक शॉर्ट ब्रेक्स ड्यूरिंग स्टडी सेशन टू स्टे रिफ्रेश। शॉर्ट ब्रेक तब लेना जब मॉक टेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जब पेपर करना स्टार्ट कर रहे हो तो ब्रेक नहीं चाहिए। पढ़ रहे हो, एक टॉपिक पढ़ लिया, एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, चलो यार थोड़ा सा फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के लिए आप थोड़ा म्यूजिक सुन लीजिए, थोड़ा किसी अपने बेस्ट फ्रेंड को बुलाइए और कहो चाय वाय बनाते हैं, थोड़ा रिलैक्स होते हैं। बस इसको कहते हैं शॉर्ट ब्रेक। ये नहीं है कि अपना टाइम व्यर्थ करने चले गए कहीं पर, ठीक है। बहुत कीमती है समय, उसको बहुत सोच के खर्च कीजिएगा। ओके, तो यही सारी बातें थी, आपका जो स्ट्रैटेजी था यही सब था। अगर आप सक्सेसफुली ये सब कर लेते हैं 1 मंथ के अंदर, 30 डेज को टारगेट करके, तो आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। और क्रैक किया है लोगों ने, मेरे पास एग्जाम्पल्स आए हैं, तभी मैं आपके साथ ये स्ट्रैटेजी शेयर कर पाई हूँ। जब मैंने रेशो देखा, सक्सेसफुल रेशो, उसके बाद ही मैं आपको ये दे पा रही हूँ स्ट्रैटेजी। और ये आप अगर करते हैं तो जरूर सक्सेसफुल होंगे। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।